हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है जून 2025 के टोटल करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सारे जो वीडियो होते हैं वो टॉपिक वाइज हम देते हैं। सबसे पहले राजनीति के अंदर जो फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ना वो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और इसका ऐलान किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो नव भारत साक्षरता दर कार्यक्रम होता है, उसी के तहत इसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। कब? 23 जून को दिया गया है। एक बार हम लोग त्रिपुरा पे देख लेते हैं। प्यारा भारत है अपना, और इधर जो है ना वो पूर्वोत्तर का इलाका है, यानी नॉर्थ ईस्ट का, और इसी में ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये त्रिपुरा है और ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इसका बांग्लादेश से लगता है। ओके, त्रिपुरा के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? मणिक साहा है। राजधानी अगरतला है और वहाँ के गवर्नर हैं नल्लू इंद्र सेना रेड्डी। क्वेश्चन होगा, गृह मंत्रालय ने कितने चरण यानी फेज़ में जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है? आंसर होगा 2 फेज़ में। ठीक है, फेज़ 1 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और दूसरा फेज़ जो है ना वो 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, और इसके बारे में पूरा डिटेल ये बता दिया गया है इसी में। ठीक है, और इस बार जैसा कि सरकार ने ये कहा हुआ है कि जाति जनगणना भी होगी, मतलब जो लोग हैं उनके जातियों की भी काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, तो पहले चरण में 4 पहाड़ी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में होगा, और दूसरे फेज में यानी दूसरा फेज कब है? वो है 1 मार्च 2027 से। तो फिर बाकी देश के तमाम राज्यों में होंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है? आंसर होगा बिहार। देखिए, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना, देखिए केंद्र में भी होता है एक निर्वाचन आयोग जो कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनाव की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति की भी और चुनाव की, और राज्यों में जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। उसी ने ये शुरुआत की है। ठीक है, इसके ज़रिए क्या होगा, सीनियर सिटीजन, शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है, असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो इन सब के घर पर ही जाकर सुरक्षित और गोपनीय तरीके से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी, ऐसा कहना है वहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जासूसी एजेंसी रॉ यानी RNAW का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? आंसर का पराग जैन। ठीक है, पराग जैन इनको नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से अगले 2 वर्षों तक होगा। इस पद का नाम है सेक्रेटरी, यानी रॉ के सेक्रेटरी हैं, और सेक्रेटरी जो पद होता है रॉ में वो चीफ का होता है। और उनको ऑपरेशन सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अभियान, उसका मेन ब्रेन माना जाता है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। रॉ के बारे में अगर हम चर्चा करें, ये विदेश में काम करने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 यानी 1968 को, और पहले इसके सेक्रेटरी यानी चीफ थे RN काव यानी रामेश्वर नाथ काव। ठीक है, तो पराग जैन जो है ना वो, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे, पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं, और इससे पहले वो रॉ के ही एविएशन रिसर्च सेंटर के चीफ थे। एविएशन रिसर्च सेंटर जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, रॉ का हिस्सा है, जिसका काम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करना विमान के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, इन सब के जरिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और वायरस, डिजीज, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन, किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? आंसर होगा उत्तराखंड ने। देखिए, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 11वां, और उसी के दौरान उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने इस योग नीति को लॉन्च किया है। इसके तहत ये होगा कि योग के लिए कोई अगर सेंटर खोल रहा है या कोई कार्यक्रम कर रहा है तो उसके लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। ओके, तो हर घर योग, हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य का एक संदेश भी हो, ये दिया गया। अच्छा, इस बार की थीम क्या थी योग दिवस की? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन, किन संस्थानों ने भारत की पहली राष्ट्रीय रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री बनाई जिसे ई रक्त कोष प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने का फैसला हुआ है?
और इससे थैलेसीमिया सहित कई बीमारियों के मरीजों को जीवन दान मिलेगा। तो आंसर होगा ICMR और NIIH। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और NIIH का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी, ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो एक रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री बना है जिसमें दुर्लभ जो रक्त समूह है उनकी जानकारी है। दरअसल हम जो लोग जो सोचते हैं ना, जो ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, ये सब जो है ना, इसके अलावा भी कई सारे एंटीजन होते हैं जो रेयर होते हैं। तो ऐसे रेयर की पूरी लिस्ट बनी होती है ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़े उन रेयर ब्लड वाले मरीज को, तो उनको ब्लड दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। और प्रश्न होगा यहाँ पर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़े भंडार के रूप में 2024 में, यानी पिछले साल, अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरे स्थान पर इनमें से क्या है जिसने यूरो को भी पीछे छोड़ दिया है? पहले जो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का मतलब जैसे भारत में RBI है ना, वो एक सेंट्रल बैंक है, उसी तरीके से ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है, वो जो है ना वो है एक कॉमर्शियल बैंक है। यहाँ पर केंद्रीय बैंक की बात हो रही है, यानी जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी फेडरल बैंक टाइप की। मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है? तो अरुण श्रीनिवास। इससे पहले वो भारत में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे थे। मेटा मतलब जो फेसबुक है ना, उसकी पेरेंट कंपनी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब मेटा के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। और भारत के हेड कौन बन गए हैं अब मैनेजिंग डायरेक्टर? तो हैं अरुण श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन लेंगे, भारतीय नौसेना की उस पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का ADC नियुक्त किया गया है। आंसर होगा यशस्वी सोलंकी। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, हरियाणा की हैं वो। और सैन्य इतिहास में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति का ADC इंडियन नेवी से अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी थी, और अब पहली बार ये देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पास ना तीनों सेनाओं से टोटल 5 ADC होते हैं, और उनमें से 3 तो थल सेना से, 1 वायुसेना और 1 नौसेना से होते हैं। ओके, इनके काम जिम्मेदारी जो है ना, राष्ट्रपति के जो कामकाज है उनमें सहायता करना वगैरह होता है, और सेना या नौसेना से भी जो बातचीत है वो कनेक्शन के रूप में माध्यम बनती हैं, और वहाँ के प्रोग्राम वगैरह इन सब के शेड्यूल बनाना, ये सब कुछ काम करते हैं, ADC का काम होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसको नियुक्त किया है नया? आंसर होगा अश्विनी लोहानी। वो कौन है? 1980 बैच के भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी रहे हैं वो, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, एयर इंडिया उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं वो। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आंसर होगा S महेंद्र देव। ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो वो अर्थशास्त्री हैं, और उन्होंने किसकी जगह लिए? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना, सुमन बेरी, तो उनको तत्काल मतलब टेम्पररी रूप से आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनकी जगह अब ये बने हैं। ठीक है, सुमन बेरी तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो रहेंगे ही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, DRDO के अध्यक्ष का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है, मतलब 1 साल के लिए। आंसर होगा समीर V कामत। ठीक है, समीर V कामत को अगस्त 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया था, और ये दूसरी बार है जब उनका कार्य विस्तार किया गया है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है DRDO। देश में जो मिसाइल वगैरह के काम है, रिसर्च है, और बहुत सारे युद्धक जो हथियार बनाने का काम है वो यही करता है। ओके, बात करेंगे हम लोग आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड, और हाँ, इसका जो PDF है वो मिल जाएगा आपको शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी समर ऑफर चल रहा है, छूट चल रही है, तमाम जो बैचेज हैं, कोर्सेज हैं, चाहे करेंट अफेयर्स हो चाहे दूसरे बैचेज हो, उन सब में छूट चल रही है। 50, 60, 80% तक छूट चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं तमाम कोर्स।
और इसका PDF उनको मिल जाएगा ऐप पर, जिन लोगों ने या तो मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जो कि मई 2025 में की, तो उसमें रेपो रेट में कितना बेसिस पॉइंट घटाया, और अब रेपो रेट जो है ना वो 5.5% कर दिया है। आंसर होगा 50 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट क्या हुआ, 1% को 100 बेसिस पॉइंट मान लिया जाता है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसी की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी 6 जून को, और इस मीटिंग के बाद ये ऐलान किया गया 6% से घटाकर 5.5% कर दिया गया है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, तो आसान भाषा में अगर हम कहें तो आप अगर बैंक से कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उस पर ब्याज देना होता है। उसी तरीके से बैंकों को भी रोज़मर्रा के खर्चे के लिए उनको लोन लेना पड़ता है। किससे, तो आरबीआई से। तो आरबीआई जो है ना जो ब्याज वसूल करता है वही रेपो रेट होता है। अगर आरबीआई ज़्यादा ब्याज लेगा तो फिर बैंक भी ज़्यादा महंगा ब्याज पर लोन देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि लोग लोन लेने से कतराते हैं, और जब ब्याज दर कम होती है, आरबीआई जो है रेपो रेट कम कर देता है, तो फिर बैंक भी मार्केट में जो लोन देने का काम है वो सस्ते ब्याज में करते हैं। इससे लोग लोन लेना शुरू कर देते हैं, और जो बड़ी बड़ी कार, इसके अलावा घर, इस तरह के जब लोन लेते हैं तो उससे लिक्विडिटी बढ़ती है, और ये महंगाई को कंट्रोल करने का एक टूल माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी रही है? रिटेल इन्फ्लेशन तो 2.82%। ठीक है, अच्छा, इससे पहले के महीने में अप्रैल में ये 3.16% ये थी। ठीक है, खुदरा महंगाई दर पिछले 6 साल से ज़्यादा समय का निचला स्तर ये माना जा रहा है 2.82%। ठीक है, और कैसे तय होती है खुदरा महंगाई दर? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए तय होती है, और इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, ईंधन, बिजली, इन सब के महंगाई की गणना की जाती है। और ये काम कौन करता है? तो NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। ठीक है, NSO, ओके, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये करता है। अगला क्वेश्चन, भारत की थोक महंगाई दर मई 2025 में कितनी थी? आंसर का 0.39%। क्या है? 0.39%। अच्छा, इससे पहले अप्रैल में 0.85% था, मतलब महंगाई कम हो रही है। और ये सब इसकी वजह है खाद्य पदार्थ, इसका जो बहुत सारे सामान हैं, ईंधन है, इन सब की कीमतों में जो कमी हुई उसकी वजह से ये हुआ है। तो थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? तो DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये जारी करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। अच्छा, थोक महंगाई दर कैसे तय की जाती है? तो WPI से, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए। अच्छा, खुदरा महंगाई दर कैसे तय की जाती है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए। ओके, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए ये तय हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट यानी ASWC, तो उसका नाम बताएं, जिसे जून 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। ये स्वदेशी है। आंसर होगा INS अर्नाला। ठीक है, INS अर्नाल। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत है, युद्ध पोत है, INS अर्नाला। 18 जून को इसको विशाखापट्टनम में जो मौजूद है नौसेना का डॉकयार्ड, तो वहाँ पर इंडियन नेवी में शामिल किया गया, उसमें कमीशन कर दिया गया। ओके, तो ये जो है ना वो छोटा जहाज़ है। देखिए, जहाज़ जो है तो युद्धपोत कई तरीके के होते हैं। एक तो ये आप देख रहे हैं क्राफ्ट है, इसके बाद आता है अलग अलग, जैसे डिस्ट्रॉयर आता है, डिस्ट्रॉयर काफ़ी बड़ा होता है। तो वो जो बड़े जहाज़ है ना वो कम, जहाँ पर कम पानी है समुद्र के पास, यानी जो हमारी तट रेखा है उससे कुछ दूरी पर, तो वहाँ बड़े जहाज़ नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में जो अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन बन गए हैं? CIN जून 2025 में कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर का लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार कमांड, ये थिएटर कमांड है, और वो 18वें कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं इस थिएटर कमांड के। उन्होंने किसके जगह ली है? तो एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन की जगह ली है। देखिए, देश में ना एकमात्र थिएटर कमांड है, ट्राई सर्विस थिएटर कमांड,
ट्राई सर्विस थिएटर कमांड का मतलब क्या हुआ? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उनका संयुक्त बल होता है और एक जो हेड होता है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के उस टीम का पूरा नेतृत्व करता है। तो अब ये नेतृत्व करेंगे वहाँ पर। ओके, क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। अच्छा, ये अंडमान निकोबार जो कमांड है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी। और देश में और भी थिएटर कमांड बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर, लेकिन थोड़ा सुस्त हो गई पिछले कई सालों से। केंद्र सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बने। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना ने यूएवी रुद्रास्त्र का परीक्षण किया है, तो इसको किसने विकसित किया है? आंसर क्या होगा? SDAL यानी सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड ने। ठीक है, ये एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV है और इंडियन आर्मी ने जून में इसका परीक्षण कहाँ पर किया है? तो राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज में। ठीक है, इसकी रेंज 170 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा नौकायन अभियान टीम जून 2025 में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके स्वदेश लौटी है, यानी भारत? आंसर क्या होगा? सेशल्स। ठीक है, सेशल्स। तीनों सेनाओं की वुमेन टुकड़ी थी और ये पहुंची थी 1800 समुद्री मील 1800 समुद्री मील, इसको कहेंगे 3334 किलोमीटर। इतनी लंबी यात्रा ये की है इस टीम ने और 7 अप्रैल को शुरू की थी मुंबई से और अब पहुंची है। और इसके ये किस नाव से या पोत से? तो ये है त्रिवेणी। ठीक है, एक नाव है, उसी के ज़रिए ये पहुंची थी। ओके, सेशल्स जो है ना वो हिंद महासागर में स्थित एक देश है, द्वीपीय देश है, उसकी राजधानी विक्टोरिया है। सैन्य अभ्यास से रिलेटेड, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लॉ अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर का अमेरिका, USA। भारत और अमेरिका के बीच में ये 26 मई से 10 जून तक ये आयोजन किया गया और ये बागपत में किया गया। चांदी नगर है ना बागपत में उत्तर प्रदेश में, वहीं पर ये आयोजन किया गया है। अब इवेंट यानी घटना, आयोजन, इन सब से रिलेटेड देख लेते हैं, दुर्घटना भी। तो क्वेश्चन होगा, किस शहर में एयर इंडिया का AI-171 जो कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन है, तो उसका वो जो विमान है ना वो 12 जून 2025 को क्रैश हो गया, जिसमें 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आंसर का अहमदाबाद में ये बड़ी दुर्घटना हुई थी। जैसे ही उड़ान भरी उसके आगे जाकर और एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि एक हॉस्टल था उसी में जाकर वो गिर गया और ये बड़ी दुर्घटना हो गई। ये जो विमान है, प्लेन है, वो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था और बस कुछ ही पल बाद ये एक्सीडेंट हुआ या क्रैश कर गया और इसमें एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई। उस जीवित व्यक्ति का नाम है विश्वास कुमार रमेश। ठीक है, तो और यात्री तो मरे ही, साथ में वहाँ जो जिस बिल्डिंग पर ही गिरा वहाँ स्टूडेंट्स थे, उन में से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और अब उसकी इंक्वायरी चल रही है। स्वीडन में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ज्ञानेश कुमार CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने किया है। और ये जो मीटिंग है ना, क्या एक कॉन्फ्रेंस कहिए, वो 10 से 12 जून तक आयोजित किया गया था और इसको आयोजन किसने किया था? IDEA ने किया था। IDEA ने, ये क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ठीक है, तो ये आयोजन हुआ था। सम्मेलन का नाम क्या था? स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। 50 देशों से बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे थे। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों यानी 2029 में 2029 में जो होने वाला है, तो उसकी मेज़बानी भारत के किस राज्य को मिली है? कहाँ पर यह आयोजन होने वाला है? तो है गुजरात। गुजरात में 2-3 जगहों पर होगा। कौन किस जगहों पर? अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में ये आयोजन किया जाएगा। 70 देशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है।
70 देशों के खिलाड़ी आएंगे। तो ये विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल है, यानी पुलिसिंग, इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड है दुनिया भर के, वहाँ से टीमें वो आएंगी। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया, तो इसके तहत हर ओवर पिछले ओवर की समाप्ति के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? आंसर होगा 60 सेकंड के भीतर। तो स्टॉप क्लॉक नियम है और वहाँ पर एक डिजिटल घड़ी होगी उस मैदान में और 60 सेकंड के भीतर में करना ही होगा। तो अगर नहीं किया ऐसा तो अगर दो बार उल्लंघन होता है तो इसको चेतावनी दी जाएगी। तीसरी बार देरी होने पर जो बल्लेबाज की टीम है उसको 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी। 5 रन की पेनल्टी उसको मिल जाएगी बल्लेबाज टीम को। तो मतलब कि जो फील्डिंग कर रहा है, जो बॉलिंग कर रही है टीम, उसको तुरंत ही शुरू कर देना है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अब जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो बहुत बोरिंग हो गया है। ऐसे समय में जब सब कुछ फास्ट हो गया है, आपका T20 चल रहा है, तो ऐसे में अब कई दिनों तक और ओवर शुरू होने में इतनी देर लगती है तो मज़ा नहीं रह गया है। इसलिए उसको गति देने के लिए काम किया गया है आईसीसी के द्वारा, ताकि ज़्यादा पॉपुलर हो सके वो। अगला क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? आंसर होगा विराज। विराज एक युवा हाथी है जिसके शरीर पर एक कृत्रिम ब्लेड लगा हुआ है। ब्लेड मतलब पैर दौड़ने के लिए, ठीक है। तो ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ना वो भारत पहली बार मेजबानी करने वाला है। ये सितंबर में आयोजित होगा, सितंबर अक्टूबर में, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन, पेरिस डायमंड लीग 2025 खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने। हरियाणा से हैं ये और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। तो उन्होंने पहले राउंड में ही 88.16 मीटर का थ्रो फेंका और फिर ये लीग जो है ना वो खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने हॉकी के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? आंसर होगा इंटरनेशनल हॉकी। ओके, तो सोशल मीडिया पर उन्होंने 22 जून को इसका ऐलान किया है कि वो अब संन्यास ले रहे हैं। ओके, किस देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, 35 वर्षीय हैं, हालांकि वो T20 खेलती रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि वनडे से वो संन्यास ले रही हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन है? मुझे लगता है सबको पता होगा। आंसर है साउथ अफ्रीका। और किसको हराकर इसने ये खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीत लिया है इसने। 14 जून को कहाँ पर हुआ था आयोजन? लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किस कैच को पकड़ने के नियम में बदलाव कर दिए हैं? तो आंसर होगा बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियम में। देखिए, आप कभी कभी देखते होंगे कि जो फील्डर है वो बॉल आते ही उसने उछाल दिया, उछाल के फिर उछाला, फिर वो बाहर गया, फिर उछाल दिया कूद कर, फिर अंदर आया और उसने कैच ले लिया। उसको मान लिया था कि हाँ कैच हो चुका है और जो बैट्समैन है उसको आउट करार दे दिया जाता था। तो अब मेरीलोबोन क्रिकेट क्लब ने, MCC ने उसने अब ये नियम बनाया है कि ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये है कि अगर ये बाहर जा रहा है खिलाड़ी या उसने उछलते हुए बॉल को उछाला तो यहाँ दूसरे खिलाड़ी को पकड़ना होगा। अगर वही इधर आता है कैच पकड़ता है तो फिर वो कैच नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है ना वो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उसके लिए नियम बनाने का काम करते हैं। तो आने वाले वक्त में ये ICC इसको जो है वो लागू कर देगा, उम्मीद यही है। अगला क्वेश्चन, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान देश कौन है? अभी चल रहा है। यहाँ पर प्रश्न आप समझिएगा क्या है? क्लब वर्ल्ड कप, ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, जिसमें दुनिया के जो फुटबॉल क्लब हैं वो इसमें खेलते हैं। आंसर क्या होगा? वो USA अमेरिका में आयोजन हो रहा है। 14 जून को शुरू हुआ है और 13 जुलाई तक चलेगा और इसमें 36 दुनिया भर के क्लब इसमें पहुंचे हैं हिस्सा लेने के लिए।
अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने जून 2025 में किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी वनडे, टेस्ट, T20, इन सब से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन, उलन बटर ओपन 2025 कुश्ती में भारत 21 मेडल के साथ कौन से में स्थान पर रहा है? आंसर होगा दूसरे स्थान पर भारत रहा है और टॉप स्थान पर है मंगोलिया ने जीता है। ठीक है, टॉप स्थान मंगोलिया रहा है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर IPL 2025 की ट्रॉफी जीत ली? आंसर होगा पंजाब किंग्स, PBKS। ओके, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL में पहला टाइटल इस बार जीता है। ओके, रजत पाटीदार इसके कप्तान थे। आगे बढ़ते हैं, और हाँ, ये कुछ विजेताओं की पूरी लिस्ट है, मैंने PDF में भी दे दिया है। अलग अलग वर्ष में जो विजेता रहे हैं उन सबकी पूरा का पूरा है लिस्ट। अगला क्वेश्चन, IPL 2025 सीजन में ऑरेंज कैप विजेता कौन है? आंसर होगा साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं और उन्होंने IPL में सबसे ज़्यादा 759 रन बनाए। अगला क्वेश्चन, IPL 2025 सीजन में पर्पल कैप विजेता कौन है? आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध कृष्णा, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं और उन्होंने खेलते हुए सबसे ज़्यादा 25 विकेट लिए पूरे खेल में, IPL में। अगला क्वेश्चन, IPL 2025 में फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? तो कुणाल पांड्या को मिला है, RCB से हैं वो। ठीक है, और ये तमाम ये पूरी विजेताओं और अवार्ड की पूरी लिस्ट रही, जो कुछ तो मैंने बताया और कुछ और ये लिस्ट में आप देख रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 2012 में उन्होंने वनडे में डेब्यू किया था और संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में उसके एक राउंड में, टूर्नामेंट के एक राउंड में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? हालांकि आखिरी राउंड में हार कर वो तीसरे स्थान पर रहे। क्या होगा आंसर? डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश इस दौरान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताएं जिसने फ्रांस में जो NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल है 2025 का, उसमें सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट कमीशन फिल्म का जूरी अवार्ड जीत लिया। आंसर का देसी ओन, बहुत ही शानदार ये मूवी है, छोटी सी मूवी है, करीब 6-7 मिनट के आसपास की। इस फिल्म के निर्माता हैं सुरेश एरियात। ये फिल्म चरवाहों और उनके पारंपरिक जीवन, इसके अलावा भेड़ों का जो योगदान है उसको लेकर है। और फिल्म में सोनानिंद किरकिरे ने आवाज़ दी है, रजत ढोलकिया का संगीत है, रेसुल पुकुट्टी की ध्वनि डिज़ाइन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है और इसको एनिमेशन फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीत लिया है? तो आंसर होगा पार्वती तिर्की। क्या नाम है? पार्वती तिर्की। किस बुक के लिए उनको मिला है? तो फिर उगना। क्या है? फिर उगना, इसके लिए। पार्वती तिर्की जो है वो झारखंड जिले के गुमला की रहने वाली हैं, आदिवासी समुदाय से यानी कुडुख आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किस लेखक को मिला है? आंसर होगा अद्वैत कोट्टारी। क्या नाम है? अद्वैत कोट्टारी। और किस बुक के लिए मिला है इनको? द बॉय हु बिकम द बुद्धा। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्धा एक उपन्यास है, उसके लिए मिला है। और इस अवार्ड के विजेता को 50,000 रुपये और ताम्रपत्र दिए जाते हैं। अब हम लोग विजेताओं की पूरी लिस्ट देख लेते हैं एक एक करके। अंग्रेजी में अद्वैत कोट्टारी हैं, हिंदी में पार्वती तिर्की है। ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात हो रही है, ठीक है। कई तरह के अवार्ड होते हैं, एक साहित्य अकादमी अवार्ड होता है, एक साहित्य अकादमी युवा अवार्ड होता है और एक होता है साहित्य अकादमी बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। तो ये क्या होता है? वो बाल साहित्य पुरस्कार।
संस्कृत में धीरज कुमार पांडे, मैथिली में नेहा झामणी, असमिया में सुप्रकाश भुयान, बंगाली में सुदेशना मोइत्रा, बोडो में अमर खंगूरी बोडो, गुजराती में मयूर खावडू, कन्नड़ में आर दिलीप कुमार, कश्मीरी में इसाका सहर, कोंकणी में गिलिनिस डायस, मलयालम में अखिल पी धर्मजन। इसके अलावा देख रहे हैं कि मणिपुरी में ए के जीतन, मराठी में प्रदीप कोकरे, नेपाली में सुभाष ठकुरी, उड़िया में सुब्रत कुमार सेनापति, पंजाबी में मनदीप औलख, राजस्थानी में पूनम चंद गोदारा, संथाली में फागू बास्के, सिंधी में मंथन बचानी, तमिल में लक्ष्मी हर, तेलुगु में प्रसाद सूरी और उर्दू में नेहा रुबाब। इन सब को ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का विजेता किस लेखक को चुना? यहाँ पर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार है साहित्य अकादमी का। आंसर होगा सुशील शुक्ल। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाले हैं। और किस बुक के लिए इनको मिला है? इस बुक के लिए 1/12 क्या है? लघु कथा संग्रह है 1/12। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे चुना है? उसके लिए तो आंसर होगा नितिन कुशलप्पा MP। ठीक है, नितिन कुशलप्पा MP। ये पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो उनकी एक बुक है, वो बुक आप देख रहे हैं। इसका नाम है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबुलस रिटोल्ड। मतलब ये कहानी संग्रह है। जो कथाएं हैं ना, उन सबको एक संग्रह कर दिया गया है, उनको एक नया रूप दिया गया है। और जो 15 प्रमुख लोक कथाएं जो कि दक्षिण भारत में है, उसको फिर से लिखा गया है नया रूप देकर। अब बात कर लेते हैं हम साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है ना, वो किन किन को मिला है। तो अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा MP को, हिंदी में सुशील शाक्य को, संस्कृत में प्रीति पुजारा, मैथिली में मुन्नी कामत, असमिया में सुरेंद्र मोहन दास, बांग्ला में त्रिदिब कुमार चट्टोपाध्याय, बोडो में विनय कुमार ब्रह्मा, डोगरी में PL परिहार शौक, गुजराती में कीर्तिदा ब्रह्म भट्ट, कन्नड़ में के शिवलिंगप्पा हंडिलहल, कश्मीर में इजहार मुबाशिर, कोंकणी में नयना अडारकर। इसके अलावा मलयालम में श्रीजीत मुथेदाथ, मणिपुर में शांतो M, मराठी में सुरेश सावंत, नेपाली में संगमू लेप्चा, उड़िया में राजकिशोर परही, पंजाबी में पाली खादिम, राजस्थानी में भोगीलाल पाटीदार, संथाली में हरलाल मुर्मू, सिंधी में हिना अगनानी हीर, तमिल में विष्णुपुरम सर्वनन, तेलुगु में गंगी सेट्टी शिव कुमार और उर्दू में गजनफर इकबाल। तो इन सब को बाल साहित्य ये अवार्ड मिला है। अब प्रश्न होगा, किस देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया? आंसर होगा साइप्रस ने। 15 जून को 2 दिवसीय साइप्रस दौरे पर पहुंचे थे और ये साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। साइप्रस जो है ना, वो मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ एक देश है। इसकी राजधानी निकोसिया है। मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम बताएं। आंसर क्या होगा? ओपल सुचाता चुआंगश्री। ये थाईलैंड की सुंदरी हैं और इन्होंने ये जीत लिया है। ठीक है, कहाँ पर आयोजन हुआ था फाइनल? तो वो फाइनल हुआ था इवेंट, वो मई 2025 में 31 मई को हुआ था हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो थाईलैंड की जो इस युवती ने ये खिताब जीत लिया है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि भारत में मिस वर्ल्ड कौन कौन रही हैं अब तक, तो ये पूरी लिस्ट है। पहली जो भारतीय मिस वर्ल्ड रही हैं, भारतीय रीता फारिया 1966 में, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय है, 1997 में
1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर रही हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सूचकांक 2025 है उसमें भारत की रैंक क्या है? आंसर का 99। पहली बार है जब भारत अंडर 100 में आया है। तो रिपोर्ट का क्या नाम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी SDR 2025। किसने जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने, यूनाइटेड नेशंस की ही एक इकाई है उसी ने। और इसमें 167 देशों का पूरी बात है इसमें कि सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में कौन कौन से देश किस तरीके से आगे हैं। अगर हम देखेंगे सतत विकास लक्ष्य को देखेंगे तो ये टोटल जो ना वो 17 सतत विकास लक्ष्य यानी SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसको लेकर ये है कि 2030 तक दुनिया के तमाम देशों को ये सब पूरा कर लेना है। ठीक है, जैसे जीरो हंगर है, जीरो पॉवर्टी है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बढ़िया काम करना है। ठीक है, इन इक्वलिटीज़ को ख़त्म करना है, सस्टेनेबल सिटी बनाना है, रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, ये सब जो कंजम्पशन प्रोडक्शन हो, क्लाइमेट एक्शन को लेकर काम करना है, लाइफ बिलो वाटर ने समुद्र को भी साफ़ सुथरा रखना है, लाइफ ऑन लैंड मतलब धरती पर भी जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बेहतर रखना है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस तो दो संस्थान है उसको मजबूत रखना है, और आखिरी है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो ये पूरा SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। कई बार पूछा जाता है इसमें ये बताइए कि इनमें से कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शामिल नहीं है या शामिल है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर हम देखेंगे ना ये जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉप 10 कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 फिनलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे डेनमार्क, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे फ्रांस है, फिर बाकी अलग देश देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA की रिपोर्ट है जून 2025 के, उसके अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो तीसरा स्थान है भारत का। पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में तीसरा स्थान भारत का है। भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक, उसमें भारत की रैंक क्या है? आंसर क्या होगा इसका? 71 स्थान है भारत का। तो ये 18 जून को सूचकांक जारी हुआ, 118 देशों की सूची है और भारत जो है ना वो 71 स्थान पर। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 63 थी। अगर हम देखेंगे टॉप के जो 10 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे देख रहे हैं आप स्वीडन है, सेकंड पे फिनलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क है, फोर्थ पे नॉर्वे है, फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड है, सिक्स पे देख रहे हैं आप ऑस्ट्रिया है, फिर लातविया, नीदरलैंड, जर्मनी, फिर पुर्तगाल है। ठीक है, अगर हम बड़े देशों की बात करेंगे तो चीन है 12वें स्थान पर, अमेरिका 17वें स्थान पर, पड़ोसी पाकिस्तान वो 101वें स्थान पर। सबसे ख़राब हालत है नीचे, वो है कांगो। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा आइसलैंड। ठीक है, ये किसने जारी की है रिपोर्ट? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, उसने जून में ये जारी की है। और इसमें अगर देखेंगे टॉप 5 देश तो नंबर 1 पर है आइसलैंड, सेकंड स्थान पर फिनलैंड है, थर्ड पर नॉर्वे है, फोर्थ पर यूनाइटेड किंगडम है और फिफ्थ पर न्यूजीलैंड ये देश है। अगला क्वेश्चन कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 131। पिछली बार से 2 स्थान भारत फिसल गया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है और इस रिपोर्ट में 148 देशों की स्थिति का आकलन किया गया है। ओके, तो ये स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। और अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? सेकेंड पर्सन अंतरिक्ष में जाने वाले। आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। ठीक है, पहले भारतीय थे
राकेश शर्मा, और वो गए थे 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के जो इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम था उसके तहत सोयूज T11 से उड़ान भरी थी उन्होंने। और फिर अब शुभांशु गए हैं 41 साल के बाद 26 जून 2025 को एक्सियोम 4 मिशन के तहत वो गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुँचे हैं। ओके, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचने वाले ये पहले भारतीय हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले भारतीय हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न मत करना आप। तो किस के ज़रिए फॉल्कन 9 रॉकेट के ज़रिए इनको भेजा गया था अमेरिका से, नासा के साथ कोलैबोरेशन करके। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। तो वो कहना है क्या नाम है इनका, तो शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। ओके, तो ये हैं दुनिया के अलग अलग देशों के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ साथ शुभांशु शुक्ला भी गए थे। मूलतः ये लखनऊ के रहने वाले हैं, एनडीए किया हुआ है इन्होंने, उसका फिर एयरफोर्स में फाइटर जेट पायलट बने थे और हम लोग देख रहे हैं आप उन्होंने वहाँ पहुँचे हैं वो, और बहुत सारे वो रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो फिर आगे और बताएंगे जब वो वहाँ से लौटेंगे, करीब 14 दिनों की यात्रा है, तो फिर हम इस पर और डिटेल में एक एक टॉपिक पर हम बताएंगे क्या क्या रिसर्च किन किन चीज़ों पर उन्होंने किया वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, किस देश की कंपनी बीटा टेक्नोलॉजीज़ ने जून 2025 में कम किराए वाला पहला इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया है? आंसर होगा यूएसए, अमेरिका ने। तो ये बहुत ही सस्ता ये विमान उड़ाया गया, और आपको बताऊं कि ये करीब 30-35 मिनट में 70 समुद्री मील यानी 130 किलोमीटर की यात्रा हुई, और लगभग 700 रुपये खर्च हुए, $8 के आसपास। भारत ने पहले ध्रुवीय अनुसंधान वाहन उसे स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्माण के लिए किस देश की कंपनी कोंगलबर्ग उसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा नॉर्वे। ओके, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो कोलकाता में जो स्थित है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, उसी के साथ नॉर्वे की कंपनी ने एक समझौता किया है। और इससे क्या होगा कि ध्रुवीय अनुसंधान पोत इस तरह के जो कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर वहाँ जाएंगे उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, बनाया जाएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। दिलीप दोषी, उनका निधन हो गया 23 जून 2025 को। तो निधन तो किस खेल से जुड़े हुए थे? आंसर होगा क्रिकेट। काफ़ी पॉपुलर थे वो, 77 ईयर के थे, बाएं हाथ के स्पिनर थे। लंदन में हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से उनका निधन हुआ है, डेथ हो गई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी का निधन हुआ 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में? आंसर होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में उनका निधन हुआ। गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे 2016 से 2021 तक। अभी चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात के? भूपेंद्र भाई पटेल। विद्वान दाजी पर्णशेखर, उनका निधन हो गया 6 जून 2025 को। तो वे इनमें से क्या थे? आंसर होगा लेखक, मराठी लेखक थे, और मराठी साहित्य में इनका योगदान बहुत माना जाता है, काफ़ी चर्चित रहे हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, और प्रश्न होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की जो एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट है उसमें अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है एशिया की? आंसर का 2024। और एक और ख़ास बात है, इसमें कहा गया है, ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि एशिया इज़ वार्मिंग एट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज। मतलब ग्लोबल एवरेज जितना गर्म होने का है ना, उससे दोगुने गति से एशिया गर्म हो रहा है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा गर्मी और पर्यावरण के उथल पुथल, यानी पर्यावरण से मतलब कि जो बारिश है, तूफ़ान है, इन सब की उथल पुथल की स्थिति हम लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, तियान शान के जो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर जो ग्लेशियर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और अलग अलग वक्त में बहुत सारे आपदाएं आई हैं 2024 में। जैसे UAE में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ऐसी बारिश सालों दशकों पहले हुई थी। नेपाल में बाढ़ आई, भारत में केरल में जो
वायनाड में इतनी एक ही जगह बारिश हो गई जिसकी वजह से पूरा पहाड़ ही ढह गया था, 350 लोग मर गए। इसके अलावा जो आकाशीय बिजली गिरती है उसकी वजह से 1300 से ज़्यादा मौतें हो गई भारत में 2024 में। अत्यधिक गर्म लहरों ने यानी हीट वेव की वजह से 450 से अधिक लोगों की मौत हुई। चीन में सूखा आया, श्रीलंका में बाढ़ आई। तो ये जो गर्म हो रही है पृथ्वी उसकी वजह से ये सब दिक्कतें बढ़ रही हैं। अगला क्वेश्चन है NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में ताड़ के पेड़ों की कटाई के कारण बिजली गिरने से होने वाली मौत 2000 से ज़्यादा हो चुकी है, तो उसकी वृद्धि पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB को नोटिस जारी किया गया है। NGT ने जारी किया। आंसर होगा बिहार। देखिए 2016 से 2025 तक बिहार में 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है आकाशीय बिजली गिरने की वजह से। ये बहुत ही एक अलग तरह की घटना देख रहे हैं। तो इसमें क्या कहा है NGT ने? कहा है कि भाई बिजली तो गिरती है, कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सा ऐसी स्थिति होती है कि ज़्यादा गिरती है, लेकिन वहाँ पहले जो ताड़ के पेड़ हुआ करते थे उसकी वजह से क्या होता था कि बिजली उसी पे गिरती थी क्योंकि ऊंचाई पे होते थे। अब चूंकि बिहार में जो शराबबंदी हुई उसका फिर जो उन ताड़ के पेड़ों से जो ताड़ी निकलता था जो कि नशीला पदार्थ होता था, तो उसका भी अब इस्तेमाल बैन है उस पर। तो ऐसे में उसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई, तो उसको काटा जाने लगा, किसान काटने लगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि इसकी वजह से बिजली जो है ना, जो काम कर रहे हैं वहाँ पर किसान उन पर गिरेगी, क्योंकि तार के पेड़ है नहीं, ऊंचाई वाले पेड़ हैं नहीं जो इस पर गिरे। ठीक है, तो ये स्थिति है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न होगा, किस देश में स्थित ज्वालामुखी लोबोटोबी लाखी जून 2025 में फिर से फट गया और इसकी राख 11 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई, बहुत ऊंचाई तक। आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में स्थित है ये माउंट लोबोटोबी लाखी। तो 17 जून को जोरदार ढंग से फटा। इससे पहले मार्च में फटा था, उससे पहले नवंबर में फटा था, मतलब लगातार वो फटता रहता है इंडोनेशिया में। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 10th स्थान पर है, 10वें स्थान पर भारत है। और किसने जारी किया है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को जून में जारी किया है। ओके, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, इन सब और भी इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको किस तरह से अपनाया जा रहा है तेज़ी से, उसका बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है, तो इस सब चीज़ों पर ये देखा जाता है। अगर हम देखेंगे कि टॉप जो देश हैं वो कौन कौन है, भारत का स्थान तो 10th स्थान है, लेकिन अगर देखें 1 से 3 तक कोई नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि वो जो पैमाना है कोई पहुंच ही नहीं पाया कोई देश। ओके, 4th है डेनमार्क, 5th पे नीदरलैंड, 6th पे यूनाइटेड किंगडम, 5th फिलीपींस है, 8th पे मोरक्को, 9th पे नॉर्वे और 10th पर स्वीडन और भारत, ये दोनों देश हैं। ठीक है, पर्यावरण परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसमें भारत या कोई देश जो है ना वो कितना सकारात्मक कदम उठा रहा है, इसी को लेकर है। ओके, इस भारत जो है वो कोशिश में है कि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी वो उसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत का स्थान क्या है? आंसर क्या होगा? 13वां स्थान है। ठीक है, टोटल जो ओवरऑल था वो 10th स्थान था, लेकिन अगर सवाल हो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है, तो वो 13वां है। ठीक है, उत्सर्जन रेटिंग में मतलब कितना कम उत्सर्जन हो रहा है, तो उसकी रेटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, ये देखिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन रेटिंग में 13वां, नवीनीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी की रेटिंग में 33वां स्थान है, ऊर्जा उपयोग रेटिंग में 11वां स्थान है और जलवायु नीति रेटिंग में भारत का 7वां स्थान बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर
फ्लेमिंगो पक्षी अभयारण्य को अधिसूचित किया, नोटिफाई किया है? आंसर क्या होगा इसका? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले बाघ गलियारे क्षेत्र को कुमड़ा भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार ने ये काम किया है इसको। ओके, तो ये करीब 1492 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है और ये रिजर्व महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के वन्यजीव गलियारे का एक हिस्सा है। कुछ क्वेश्चन, एक प्रश्न है ये, सीबीएसई ने किस शैक्षणिक सत्र से 10वीं के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति की घोषणा की? आंसर होगा 2026-27 से। इसमें यह होगा कि कम से कम 3 विषय में अगर पास है तो दूसरी बार अपने मार्क्स करेक्शन के लिए दे सकता है एग्जामिनेशन कोई भी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया, जो कि पेरू में जो स्थित है? पेरू एक देश है, वहाँ पर जो स्थित है सेंटर, उसी का एक हिस्सा होगा। तो आंसर क्या होगा? आगरा में। आगरा के सिंगना में एक जगह है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये खोला जाएगा। पेरू में जो है उसी की एक शाखा होने वाली है। 171 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। 111 करोड़ रुपए भारत सरकार दे रही है और 60 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP जो कि पेरू में है वो दे रहा है। ठीक है, तो पेरू की राजधानी लीमा में इसका हेडक्वार्टर है, उसी का एक सेंटर यहाँ पर खुलेगा। ये दुनिया का, अगर पेरू के अलावा देखेंगे तो तीसरा सेंटर होने वाला है। ठीक है, पेरू के बाद 2 और सेंटर, एक अफ्रीका में और एक चाइना में है आलू के उत्पादन बेहतर करने के लिए। अब ये भारत में आगरा में होने जा रहा है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। भारत में क्या है ना कि चावल और गेहूं के बाद आलू जो है ना वो काफ़ी उपयोगी माना जाता है, उसको बहुत ही उपलब्धता मानी जाती है उसकी ज़्यादा। ओके, तो भारत जो है ना वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। उसके बाद फिर चीन है, लेकिन भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, 25 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है और संभावना ये है कि 50 टन प्रति हेक्टेयर भी उत्पादन हो सकता है। तो उसके लिए रिसर्च वगैरह करे जाएंगे, यहाँ की जलवायु के अनुसार बीज वगैरह को लेकर रिसर्च होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भारत में सबसे ज़्यादा जो आलू का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल में, उसका फिर बिहार में और बाकी राज्यों में होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य कैबिनेट ने किन शहरों में हवाई अड्डे विकसित करने का फैसला लिया जून 2025 में? आंसर को उपरोक्त सभी यानी मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। तो यहाँ पर इन शहरों में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये जो है ना वो फैसला लिया गया है। तो इन शहरों में ये आयोजन मतलब ये एयरपोर्ट, छोटे एयरपोर्ट होंगे। उड़ान योजना के तहत इसमें विमान उड़ाए जाएंगे। क्वेश्चन होगा, किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किया? आंसर होगा चिनाब। ठीक है, 6 जून को उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये चिनाब नदी पर बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। यहाँ पर बात हो रही है रेलवे पुल की। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं चिनाब रेलवे पुल, ये बना हुआ है चिनाब नदी के ऊपर। ठीक है, हाँ, इस पुल के बारे में अगर हम कहेंगे तो ये स्टील आर्च पुल है और भूकंप, चूँकि वो क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र है तो उससे बचने के लिए उसमें तकनीक के तहत बना हुआ है। और ये जो चिनाब आर्च ब्रिज है वो रियासी ज़िले में बक्कल और कौड़ी के बीच में बना हुआ है। ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट उसका एक हिस्सा है। नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ये है,
ठीक है। लागत, टोटल लागत अगर हम कहेंगे तो 43,780 करोड़ रुपए आया है इस पूरे प्रोजेक्ट का, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का। और अगर सिर्फ पुल की बात करेंगे ना तो उसकी लागत आई है 1486 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन लेंगे, चुनाव पुल के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? आंसर होगा अंजी नदी। ठीक है, ये देखिए इस तरह का ना पुल आप सड़क के लिए तो देखते होंगे, रोड के लिए, लेकिन ये इस तरह का जो ये पुल है जिसमें आप देख रहे हैं कि केबल लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, उसी के सहारे ये खींचा हुआ है, सीधा है, तो ये रेलवे में जो है ना वो इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस शहर और देश में आयोजित G7 समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया? आंसर होगा किस, ये कनाडा में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिसमें भारत को अतिथि देश के तौर पर बुलाया गया था। 16-17 जून को आयोजन हुआ था और ये 51वां G7 समिट था। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 के नेताओं से, ये फोटोग्राफ में यहाँ देख रहे हैं, तो उन तमाम नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को गति देने का आह्वान किया। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि ट्रंप ने ये कहा कि जो G7 है, जो पहले G8 हुआ करता था जिसमें रूस भी शामिल था, उसको हटाना बहुत बड़ी गलती रही है। ये बात उन्होंने कही है, एक इम्पॉर्टेंट बात। ठीक है, और ये पूरी तरह से फेल माना जाता है G7 इस बार की जो समिट हुई है, कोई महत्वपूर्ण फैसले नहीं हुए, ट्रंप भी बहुत जल्दी निकल के चले गए ख़त्म करके प्रोग्राम। ओके, तो G7 के मेंबर कंट्री कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA और यूरोपीय यूनियन है। ओके, और इसमें गेस्ट के तौर पर, अतिथि देश के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन सबको बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? आंसर नीदरलैंड में, द हेग में। पहली बार नीदरलैंड में ये आयोजन किया गया है और इसमें जो नेटो के 32 जो देश हैं और इसके अलावा साझेदार जो देश हैं उन सब के प्रमुख इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी जो देश है उनका एक सैन्य राजनीतिक गठबंधन कह सकते हैं। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटने लगी थी, एक सोवियत संघ हुआ करता था और एक अमेरिका, दो ताकत, दोनों में होड़ हो गई थी कि किसका दबदबा ज़्यादा रहेगा, तो फिर अमेरिका ने नेटो बनाया और मकसद यही था कि वो एकजुट रख सके, तमाम यूरोप को अपने पक्ष में रख सके। और उसमें ये भी फैसला हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई देश नेटो सदस्य देश पर हमला करता है तो फिर ये पूरे नेटो के तमाम देशों पर हमला माना जाएगा और सब मिलजुल कर फिर उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये है और इसका जो हेडक्वार्टर रहा है वो बेल्जियम में रहा है। ओके, इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो 32 हैं, पूरे लिस्ट यहाँ पर एक एक करके मैं ये दे रहा हूँ। 32 हैं और सबसे जो नया इसका मेंबर कंट्री है वो है स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, ये टोटल नेटो के मेंबर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेटो शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों यानी स्पेन के अलावा तो सदस्य देशों ने अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट यानी डिफेंस जो बजट है वो कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की सहमति जताई है GDP का? आंसर होगा 5% तक। नेटो के सदस्य देशों ने ये तय किया है और इसमें यह है कि 3.5% जो सीधा खर्चा होगा और 1.5% वो अपरोक्ष रूप से खर्चा जोड़ा जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूरोप में अब हथियारों की होड़ शुरू होने वाली है और फ़ायदा अमेरिका की होने वाला है क्योंकि वो अमेरिका से ही विमान, मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ खरीदेंगे। अगला क्वेश्चन, G7 समिट
के दौरान भारत और किस देश ने तनाव खत्म करते हुए फिर से उच्चायुक्तों यानी हाई कमिश्नर्स को बहाल करने की सहमति जताई? तो आंसर कनाडा। भारत और कनाडा के बीच में थोड़ा टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पिछले साल, तो अब जो है ना फिर से मधुरता देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन होगा G20 शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया? आंसर का अमिताभ कांत। ठीक है, वो कब बने थे G20 के शेरपा? तो जुलाई 2022 में बने थे, जब G20 की अध्यक्षता ग्रहण मतलब करने वाला था भारत, उससे ठीक पहले। ठीक है, भारत जो है ना G20 का प्रेसिडेंट रहा है दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक। ठीक है, तो ये अमिताभ कांत। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस संगठन के सदस्य देशों ने दुनिया की पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है? आंसर का WHO ने, WHO के सदस्य देशों ने, भारत भी उसमें शामिल है। तो महामारी संधि को अपनाया है। मकसद ये है कि अगर कोई किसी तरह की महामारी की स्थिति होती है तो सारे देश जो है ना एकजुट होकर डेटा शेयर करेंगे, बताएंगे और महामारी को रोकने की कोशिश करेंगे। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। भारत ने 4 साल बाद जून 2025 में उत्तर कोरिया में नया राजदूत किसको नियुक्त किया है? आंसर क्या होगा? अली आवती लांगकुमेर, ये नाम है इनका। वो आप कहेंगे 4 साल बाद, इसमें क्या है मामला? देखिए, करीब 3.5 साल तक वहाँ दूतावास बंद रहा उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में। कोविड-19 के बाद से बंद कर दिया गया था, और अभी 6 महीने पहले वहाँ पर दूतावास खोला गया, तो बाकी स्टाफ वहाँ पहुँचे हैं। अब राजदूत वहाँ पर अब पहुँचे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, वहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ब्लेज मेट्रेवेली। क्या नाम है? ब्लेज मेट्रेवेली। तो पहली महिला प्रमुख बनी है वो। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। MI6 की खुफिया एजेंसी है, जिसे भारत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ है, उस तरीके से MI6 है। MI6 के बारे में आपने जिक्र सुना होगा, जो फिल्म जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म होती थी, उसमें MI6 के जो चीफ महिला को दिखाया जाता था, लेकिन इससे पहले तक महिला कोई चीफ बनी नहीं थी वहाँ MI6 की। बात करें हम ब्रिटेन की। ब्रिटेन के किंग कौन है? चार्ल्स तृतीय हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। भारतीय किस पड़ोसी देश ने अपने पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का नाम और फोटो जो है ना वो करेंसी नोट से हटा दिया है? आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। देखिए, 5 दशक से अधिक समय से करेंसी नोट पर शेख मुजीबुर रहमान की फ़ोटो थी, और जो नए नोट आए हैं उसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, उसमें बदलाव कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताएं जिनकी राष्ट्रपिता की उपाधि हटा दी गई है? आंसर का शेख मुजीबुर रहमान, और वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। शेख मुजीबुर रहमान ने ही अभियान चलाकर और भारत के सहयोग से बांग्लादेश का निर्माण में भूमिका निभाई थी, और आज उन्हीं की मूर्तियाँ, उन्हीं को बदनाम और उन्हीं को अपमानित किया जा रहा है काफ़ी वक्त बाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जो फिर से 2025 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आंसर का लुइस मोंटेनेग्रो। ये रहा फोटोग्राफ इनका आम चुनाव में। उनकी पार्टी जो PDS है और AD यानी डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उसकी जीत हुई है। उसके बाद इनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। पुर्तगाल की राजधानी क्या? लिस्बन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? आंसर होगा ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग। देखिए, दक्षिण कोरिया में ना पिछले कई महीनों से बहुत ही राजनीतिक स्थिति की हालात थे। दरअसल वहाँ के जो राष्ट्रपति थे ना, इससे पहले
तो उन्होंने वहाँ इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल घोषित कर दिया था और मार्शल लॉ लगा दिया था। ठीक है, तो इसका विरोध हुआ और यहाँ तक हुआ कि संसद ने उनको इम्पीच कर दिया, यानी उनको हटा दिया पद से। और उसके बाद फिर जो चुनाव हुए हैं तो उसमें ली जे म्यूंग जो है ना वो नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन विदेश से रिलेटेड लेते हैं। किस देश के राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ईरान व इजराइल में 12 दिनों के युद्ध के बाद सीज फायर हुआ? आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। देखिए 13 जून से 24 जून तक यानी 12 दिनों तक मिसाइलों की बौछार हुई थी एक दूसरे देशों में। वहाँ चलते हैं, प्यारा भारत ये है और फिर ईरान यहाँ पर है और ये वाला जो है ना वो हिस्सा ये है इजराइल। दोनों में युद्ध हुआ। हालांकि इस बार ईरान जो है ना वो मतलब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ईरान इस तरीके से जवाब देगा और वहाँ के तेल अवीव और कई सारे सेंटर पर एकदम धुआं धुआं कर दिया था। ठीक है, ईरान तो नुकसान हुआ ही है, उसके बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स वैज्ञानिक जो है मारे गए हैं, लेकिन ईरान इस तरीके से करेगा, ईरान इस तरीके से जवाब देगा जिसकी वजह से सीज फायर की नौबत आएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है और प्रश्न यहाँ पर होगा हाँ, यूएसए ने यानी अमेरिका ने किस बम वर्षक विमान से ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर हमला किया जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहा? आंसर होगा B2 बॉम्बर, B2 कहेंगे हम। ठीक है, तो 3 परमाणु ठिकानों पर यह हमला किया गया। हालांकि जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है उसका, फिर भी ये B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर है जो कि रडार के नज़रों से बच सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। हालांकि इसको लेकर ना अभी तक मतलब ये किसी बहुत बड़े देशों पर टेस्ट नहीं हुआ है कि इसकी काबिलियत कितनी है। इराक में गिराया, उसकी वैसी हालत ख़राब थी। ठीक है, अफ़गानिस्तान में इससे बम गिराए, उसकी भी हालत वैसे ही ख़राब रही है। ईरान पर गिराया, पहले बता के गिराया, तो पता नहीं है कि एक्चुअल में ये आया तो ईरान को पता था कि नहीं पता, मतलब ईरान के रडार पकड़ा कि नहीं पकड़ा ईरान के रडार ने, लेकिन ईरान को पहले बता दिया था कि हम आ रहे हैं और कुछ करना मत, वरना फिर हम बहुत तबाही करेंगे। तो ईरान भी चुप रहा, चलो आओ बम गिराओ जाओ, फिर सीज फायर हो गया। तो ये है स्थिति। चले अब आगे बढ़ते हैं। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, कौन सा अभियान चलाया? आंसर होगा ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, क्या है ऑपरेशन सिंधु? तो जो इस दौरान जो तनाव हुए उस दौरान भारत लाया गया तमाम लोगों को। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 64 ईयर के बाद पहली बार असैन्य लीडर को रक्षा मंत्री नियुक्त किया? आंसर होगा दक्षिण कोरिया। अब तक यही होता था कि वहाँ के सैन्य अधिकारी जो है ना वो हुआ करते थे, लेकिन पिछली जो राष्ट्रपति थे ना उन्होंने जो है ना अपने रक्षा मंत्री जो कि रिटायर्ड सैनिक अधिकारी थे उनके कहने पर वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया था और फिर कुर्सी चली गई राष्ट्रपति की। ओके, इम्पीच कर दिया गया, यानी ये पद से हटा दिया गया। तो उसके बाद से नए राष्ट्रपति हैं वहाँ के, तो इन्होंने क्या किया है, ये नियुक्त किया है वो गैर सैन्य अधिकारी को, गैर सैन्य मतलब सेना में नहीं है कोई। वहाँ के जो राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया के वो हैं ली जे म्यूंग। ठीक है, साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया नहीं। राजधानी सियोल है इसके। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित फैक्ट्री से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव इंजन को जून 2025 में हरी झंडी दिखाई? आंसर होगा बिहार। बिहार के सारण जिले से, सारण में मरहोरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है, वहीं पर निर्माण किया गया है और ये गिनी जाएगा वहाँ पर। ठीक है, गिनी जो है ना वो एक अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी कोनाक्री है, सैन्य सरकार है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट में किन 5 देशों में जून से अक्टूबर 2025 के लिए भुखमरी से मौत की चेतावनी जारी की है? आंसर होगा सूडान, दक्षिण कोरिया, माली, हैती और फिलिस्तीन।
ये 16 जून को रिपोर्ट जारी की गई है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WFP के द्वारा यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए हैं दोनों एजेंसी, तो इन दोनों ने ये कहा है कि यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। ठीक है, कई वजहों से ये हुआ है, कुछ तो प्राकृतिक आपदाएं हैं यानी गर्मी बढ़ी है, दूसरे की युद्ध की वजह से भी है, तीसरा कि जो गृह युद्ध है उसकी वजह से भी है स्थिति। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी UNGA ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? आंसर का 2026। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये तय किया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कुछ ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने फॉसिल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया, तो यह किस राज्य और उसके ज़िले में स्थित है? आंसर को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये स्थित है। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, ये दिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनकी जयंती पर मनाया जाता है। वो स्टैटिस्टिक्स के जीनियस रहे थे। उनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जून को मनाया जाता है और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है नाविक दिवस। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 26 जून को मनाया जाता है ये। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 23 जून को और इस बार की थीम क्या है? खेल के मैदान को समतल बनाना, सामाजिक समावेश के लिए खेल। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है प्रवासी आशा के मिशनरीज। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो वो है 21 जून को और इस बार की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये है इस बार की थीम। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 21 जून को। संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय पठन दिवस, तो वो है 19 जून को। ओके, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 19 जून को। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में ये दिवस घोषित किया हुआ है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस तो 19 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है इसे जोर से कहें, साझा करें, जश्न मनाएं, वकालत करें। अगला क्वेश्चन, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी यानी हिंदी में कहेंगे इसको टिकाऊ पाक कला, जो खाना बनाने की जो कला है ना उसकी बात हो रही है। तो वो दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जून को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 18 जून को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है ये। बिरसा मुंडा का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को। 9 जून सन 1900 को रांची जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया था और इनको भगवान के तौर पे पूजा जाता है कई राज्यों में। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 9 जून को, यानी एग्रेडेशन ये दिवस। और इस बार की थीम क्या है? मान्यता लघु मध्यम आकार के उद्यमों यानी SME को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्बनीज जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 जून को मनाया जाता है और थीम है अपने अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा, हमारे जीवन की रक्षा।
एल्बिनिज़ जो है ना वो एक जेनेटिक रोग है और उससे पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल, आँखों में आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेलेनिन जो है ना वो पिगमेंटेशन नहीं होता है, उसकी वजह से बिल्कुल सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 2 जून को। कब गठन हुआ था? तो ये 2 जून 2014 को तेलंगाना आधिकारिक रूप से स्थापित हुआ था। ठीक है, उससे पहले फरवरी में संसद में विधेयक पारित हुआ था, फरवरी 2014 में, और फिर 2 जून को स्थापित हुआ। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं और राजधानी है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 मई को। और थीम क्या है? युवाओं को सशक्त बनाना, भूख को समाप्त करना। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है सस्टेनेबल भविष्य के लिए साइकिलिंग, सतत भविष्य के लिए साइकिलिंग। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका PDF आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, लेकिन उसके लिए मेंबरशिप लेना होगा। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक स्पेसिस मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। बेसिक वाला जो है वो टीचर, रेलवे, पुलिस, SSC इन सब के लेवल का है और शानदार तैयारी आपकी हो सकती है करंट अफेयर्स की। तो ठीक है, इसके अलावा अभी समर ऑफ़र चल रहा है, तो ऑफ़र में आप लाभ उठा सकते हैं, छूट के साथ बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो BPSC हो, चाहे UPPCS हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, इन सब के बैचेज, पुलिस के भी। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।